जरा सोचिए, एक बस कंडक्टर जिसका रोज का काम लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है, वो अपने प्यार और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देखती है। और फिर कुछ ऐसा होता है। हाँ, और हालात उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देते हैं जहां वो खुद अपने समुदाय की लौ रक्षक बन जाती है। ये जो बदलाव है ना, एक आम इंसान का असाधारण बनने का सफर, बिल्कुल ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। अच्छा। ये कहानी हमें ले चलती है आंध्र ओडिशा सीमा के खतरनाक लेकिन खूबसूरत पूर्वी घाटों में, जहां प्यार, धोखा, बदला और आजादी की एक जबरदस्त गाथा सामने आती है। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो एक अवैध गांजा सिंडिकेट पर रोशनी डालती है। और उसमें फंसा एक पूरा का पूरा समुदाय। और जाहिर है एक महिला का वो असाधारण सफर। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक निजी त्रासदी, एक पर्सनल लॉस किसी इंसान को इतना बदल सकता है कि वो पूरे पूरे भ्रष्ट सिस्टम से टकराने की हिम्मत जुटा ले। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में उतरते हैं। पहले माहौल को समझते हैं। जगह है आंध्र ओडिशा सीमा के वो जंगली और पहुंच से दूर पूर्वी घाट। देखने में तो जन्नत जैसे लगते होंगे। बिल्कुल, लेकिन हकीकत में एक ऐसा इलाका जहां कानून का राज कम और जंगल का कानून ज्यादा चलता है। और ऐसे ही इलाकों में अक्सर एक शैडो इकोनॉमी, मतलब एक समानांतर अर्थव्यवस्था पनपती है। और यहाँ वो अर्थव्यवस्था है गांजे के अवैध कारोबार की। एक बहुत बड़ा, बेहद मुनाफे वाला और उतना ही खूनी कारोबार। और इस कारोबार के जो बेताज बादशाह हैं वो है नायडू ब्रदर्स। बड़ा भाई कस्तला नायडू, जो दिमाग से काम लेता है, और छोटा भाई कुंदुल नायडू, जो उससे कहीं ज्यादा बेरहम और खूंखार है। लेकिन मुझे लगता है कहानी के असली किरदार वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली किरदार है घाटी समुदाय के लोग। ये नामी घाटी अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हाँ, ऐतिहासिक रूप से ये लोग कुली का काम करते थे। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये उनकी पहचान बन गई थी, जिसे समाज ने उन पर थोप दिया था। गरीबी और शोषण का एक ऐसा चक्र जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। और नायडू ब्रदर्स इसी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वो घाटी समुदाय के लोगों को गांजा उगाने और उसकी तस्करी के लिए मजबूर करते हैं। उनके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा जाता। यहाँ सत्ता का समीकरण बहुत साफ है। एक तरफ नायडू ब्रदर्स का सिंडिकेट, जिसके पास पैसा, ताकत, क्रूरता सब कुछ है, और दूसरी तरफ है शोषित घाटी समुदाय। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक शोषण भी है। वो कैसे? जब आप किसी समुदाय को पीढ़ियों तक एक ही काम करने पर मजबूर करते हैं और उन्हें घाटी जैसा नाम देते हैं, तो आप उनसे उनकी उम्मीदें छीन लेते हैं। आप उन्हें यकीन दिला देते हैं कि उनकी किस्मत में यही लिखा है। लेकिन हर अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी की एक किरण होती है, और यहाँ वो किरण थी आजादी का एक साहसी सपना। और यही हमारी कहानी की नायिका शीलावती और नायक देसी राजू की एंट्री होती है। शीलावती जो बस कंडक्टर है। हाँ, उसी इलाके में अपनी हिम्मत और बेबाकी के लिए जानी जाती है। और देसी राजू एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो शीलावती का बचपन का प्यार भी है। यानी दो ऐसे लोग जो उस माहौल में पले बढ़े तो हैं, लेकिन उन्होंने उस माहौल को अपनी हकीकत मानने से इनकार कर दिया है। वो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। और उनका सपना कोई बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि अपने परिवार को कर्ज से मुक्त कराएं और अपने लोगों को इस जहरीले कारोबार से बाहर निकालें। पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनका तरीका। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। और यहीं पर यह कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देसी राजू ने अपनी लैब की जानकारी का इस्तेमाल करके गांजे का एक बहुत बहुत शक्तिशाली लिक्विड ऑयल बनाया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बाजार में किसी के पास नहीं था। एक मिनट रुके, इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक स्मार्ट बिजनेस मूव नहीं था। हाँ, ये एक तरह की क्रांति थी। उन्होंने सिस्टम को तोड़ने के लिए सिस्टम के ही एक नियम का इस्तेमाल किया। एक बेहतर प्रोडक्ट बनाओ। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये दिखाता है कि क्रांति हमेशा बंदूक से नहीं होती, है ना? कभी कभी वो एक बेहतर बिजनेस मॉडल से भी शुरू होती है। उन्होंने नायडू ब्रदर्स के एकाधिकार को सीधे सीधे चुनौती दे दी, वो भी बिना एक गोली चलाए। बिल्कुल। उन्होंने इस ऑयल को सीधे बेचना शुरू किया, नायडू ब्रदर्स को पूरी तरह से बाईपास करके।
इससे उन्हें पैसा तो मिला ही, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज मिली। आजादी घाटी समुदाय को पहली बार अपनी मेहनत का सही फल मिला। उन्हें पहली बार लगा कि वो किसी के गुलाम नहीं हैं। वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता का पहला स्वाद था। लेकिन इतनी बड़ी सफलता पर किसी की नजर न पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता था। जब आप किसी ताकतवर सिंडिकेट के मुनाफे पर चोट करते हैं तो वो चुप नहीं बैठता। नायडू ब्रदर्स ने इसे कैसे लिया होगा? उनके लिए ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उनकी सत्ता को, उनके रुतबे को सीधी चुनौती थी। मतलब उनके अहंकार पर चोट थी। हाँ, घाटी समुदाय जिसे वो हमेशा अपने पैरों के नीचे समझते थे, वो अब आंख में आंख डालकर बात कर रहा था। और ऐसी चोट का जवाब वो हमेशा क्रूरता से देते हैं। और उनका जवाब इतना क्रूर था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने घाटी समुदाय पर एक भयानक हमला किया, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्होंने इस हमले के लिए शीलावती और देसी राजू की शादी का दिन चुना, उनको सबसे बड़े मातम में बदल देना। ये एक संदेश था, सिर्फ शीलावती और देसी राजू के लिए नहीं, बल्कि पूरे घाटी समुदाय के लिए। संदेश साफ था, सर उठाने की हिम्मत करोगे तो कुचल दिए जाओगे। उस हमले में नायडू के गिरोह ने देसी राजू की बेरहमी से हत्या कर दी, शीलावती की आंखों के सामने। उफ। उसकी शादी का जोड़ा खून से लाल हो गया। वो पल था जिसने शीलावती को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका बदलाव शुरू होता है। हाँ, लेकिन ये किसी आम फिल्मी हीरो की तरह नहीं है जो सिर्फ अपने प्यार की मौत का बदला लेता है। यहाँ मामला ज्यादा गहरा है। सही बात है। ये हमला सिर्फ उस पर नहीं था, उसके पूरे समुदाय पर था। इसलिए उसका जो निजी दुख था वो उसके लोगों के सामूहिक दुख से जुड़ गया। उसका बदला अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि पूरे समुदाय का बन गया। उसका दर्द अब उसकी ताकत बनने वाला था। बस कंडक्टर शीलावती अब मर चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसी औरत ने ले ली थी जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया और एक बहुत सोची समझी भयंकर लड़ाई शुरू की। और खास बात यह है कि उसकी लड़ाई सिर्फ नायडू ब्रदर से नहीं थी। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ दो भाई नहीं है जो ये सब चला रहे हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। उसके निशाने पर पूरा सिस्टम था। नायडू ब्रदर्स तो थे ही, साथ में उनके तस्कर, इंस्पेक्टर, भूपति राजा जैसे भ्रष्ट पुलिस वाले जो उन्हें बचाते थे। और यहाँ तक कि मिस्टर मंधानी जैसे बड़े व्यापारी जो पर्दे के पीछे रहकर इस धंधे से मोटा फायदा कमा रहे थे। मतलब वो सिर्फ पेड़ की टहनियां नहीं काट रही थी, वो जड़ पर हमला कर रही थी। यही उसकी रणनीति की खूबसूरती है। ये अंधा गुस्सा नहीं था, ये एक आपराधिक साम्राज्य को मेथोडिकल तरीके से, मतलब एक एक करके खत्म करने की योजना थी। उसने सिस्टम की कमजोरियों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया। वो उस इलाके को अपनी हथेली की तरह जानती थी। जंगल के रास्ते, लोगों की मजबूरियां, सिंडिकेट के काम करने का तरीका, उसने इस जानकारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने एक एक करके सिंडिकेट की सप्लाई चेन को तोड़ा, उनके ठिकानों पर हमले किए, उनके मुख्य लोगों को खत्म किया। वो जो कभी बस में टिकट काटती थी, अब अपने शोषित समुदाय के लिए एक लॉ रक्षक बन गई थी। एक ऐसी उम्मीद जिसे सिंडिकेट खौफ खाता था। अब उसकी लड़ाई सिर्फ एक स्थानीय ड्रग कार्टेल से नहीं थी, बल्कि उस पूरे भ्रष्ट इकोसिस्टम से थी जो उसे सहारा देता है और उससे फायदा उठाता है। वो एक औरत थी जो पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो गई थी। और ये लड़ाई अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। कहानी के अंत में एक जबरदस्त टकराव होता है जहां वो अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपनी दुनिया उजाड़ने वाले कुंदुल नायडू का सामना करती है और उसके क्रूर शासन का एक हिंसक अंत करती है। बदला पूरा हो गया। जिस आग में वो जल रही थी, उसने आखिरकार दुश्मन को जलाकर राख कर दिया। तो बदला पूरा, कहानी खत्म। यही तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल है। बदला आपको एक मकसद देता है, एक मंजिल देता है, पर जब वो मकसद पूरा हो जाए तो क्या बचता है? जब नफरत का ईंधन खत्म हो जाए तो आगे का रास्ता क्या है? अक्सर बदले के बाद एक खालीपन रह जाता है। हाँ, लेकिन शीलावती के लिए ऐसा नहीं था। उसका निजी बदला पूरा हो गया था, पर उसे एहसास हुआ कि असली न्याय सिर्फ खलनायकों को खत्म करना नहीं है। असली न्याय तो उसके लोगों की पूरी आजादी और उनके सम्मान की बहाली में है। वो सपना जो उसने और देसी राजू ने साथ मिलकर देखा था, वो अभी भी अधूरा था। और यही कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वहीं वापस आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। बिल्कुल। शुरुआती लक्ष्य नशे के कारोबार से आजादी पाना था। बीच में बदले का एक हिंसक और खूनी रास्ता आया, लेकिन उस रास्ते से गुजरने के बाद वो उसी मूल मिशन पर लौटती है। सही कहा। वो इस अवैध धंधे के चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है।
उसका मिशन अब सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि घाटी समुदाय को एक ईमानदार और सम्मानजनक भविष्य की ओर ले जाना बन जाता है। लेकिन अब वो पहले वाली शीलावती नहीं है। अब वो आग में तपकर बनी एक ऐसी लीडर है जो इस सपने को हकीकत में बदलने की ताकत और समझ दोनों रखती है। उसने सिस्टम को बाहर से भी देखा है और अंदर से भी। वो जानती है कि इसे कैसे तोड़ना है और शायद ये भी कि इसकी जगह एक नया सिस्टम कैसे बनाना है। तो हमने देखा कि कैसे एक प्यार में पड़ी बस कंडक्टर परिस्थितियों के चलते एक खतरनाक बदला लेने वाली बनती है और आखिरकार अपने समुदाय की नेता बनकर उभरती है। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे एक इंसान का निजी दर्द पूरे समुदाय की मुक्ति की लड़ाई बन सकता है। कहानी का अंत शीलावती के अपने लोगों के लिए एक नया भविष्य बनाने के संकल्प के साथ होता है। एक उम्मीद भरा अंत है। लेकिन यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? शीलावती जैसी लीडर जिसने एक पूरे सिस्टम को हिंसा और खौफ से तबाह कर दिया, क्या वो उसी सिस्टम की जगह एक शांतिपूर्ण और ईमानदार व्यवस्था बना सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक ऐसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जो दशकों से भ्रष्टाचार पर ही टिकी हो, खासकर तब जब एक नई और ईमानदार अर्थव्यवस्था को शून्य से खड़ा करना हो। मतलब क्या एक विनाशक एक निर्माता भी बन सकता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि ऐसी कठोर हकीकत में जिसे हम सुखद अंत कहते हैं, उसके बाद की राह असल में कितनी मुश्किल हो सकती है।